तो आप हम सबको एक ग्लोबल करियर के लिए तैयार होना है। ग्लोबल करियर से क्या मतलब है? ग्लोबल करियर से मतलब ये है कि जब आप कंपनीज में काम करेंगे तो आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव के साथ काम करना है। आपको ग्लोबल सीईओ के रूप में काम करना है, ग्लोबल एग्जीक्यूटिव। यानी आज की तारीख में हम देख रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। हर कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी। उस कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी पूरी दुनिया से हैं। और जब उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी पूरी दुनिया से हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव के रूप में देखना चाहते हैं जो हर कंट्री के लोगों के साथ में, हर रीजन के लोगों के साथ में अच्छे से एडजस्ट हो सके। दैट इज व्हाट वी वांट, कंपनीज वांट। सो टुडे, आज के समय में हम कंपनियों की रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो वो बदल गई है। आज से 30 साल पहले कंपनीज रिक्रूटमेंट करती थी तो ये देखती थी कि आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपके पास किस चीज का एक्सपीरियंस है, किस चीज की क्वालिफिकेशन। आज जब कंपनियां रिक्रूट करती है तो उनकी सबसे पहली ये रिक्वायरमेंट है कि क्या उनके ग्लोबल वर्क कल्चर के साथ में आप एडजस्ट हो पाए। उनके यहाँ 4 एम्प्लॉइज हैं, यूरोप से 3 एम्प्लॉइज हैं, अफ्रीका से 2 एम्प्लॉइज हैं, मिडिल ईस्ट से। क्या उन सब एम्प्लॉइज के साथ में आपका तालमेल ठीक हो पाएगा? आपको एक ऐसी कंपनी का सीईओ बनना है, आपको एक ऐसी कंपनी का लीडर बनना है जिसके एम्प्लॉइज अलग अलग कंट्रीज से, उनका कल्चर अलग अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, कंट्री के अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेशन है, डिफरेंट रीजन्स में काम कर रही है। तो कंपनी की वर्किंग डिफरेंट कंट्रीज में है, डिफरेंट रीजन्स में है, डिफरेंट सिटीज में है, लेकिन इन सबके बीच तालमेल बिठाना ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप ये तालमेल बिठा सकते हैं तो आपका स्वागत है। आपको अलग अलग कल्चर्स का नॉलेज होना चाहिए, अलग अलग संस्कृतियों के बीच में एडजस्टमेंट की क्षमता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी वेलकम होना चाहिए। आप अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कंटेक्स्ट के लोगों को एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और उन सब के बीच, जैसे लोग तो अलग अलग कंट्रीज से हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, आप उनके बीच कोऑर्डिनेटर बन करके उनको एक टीम के रूप में आउटस्टैंडिंग ग्रुप बना सकें, तो ये आपकी सबसे बड़ी कला होगी। और ये कैसे करेंगे? तो कंपनीज अपने डिस्टिंक्ट कल्चर, अपना डिस्टिंक्ट वैल्यू सेट क्रिएट करती है, जो सब कल्चर्स के से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे एम्प्लॉय किसी भी कंट्री से हो, उसको वही कल्चर, वही वैल्यू सेट, वही बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट करना है और उसी को सबसे इंपॉर्टेंट मानना है। कंपनीज इस तरह एक कॉमन आइडेंटिटी बनाती है। आज हर कंपनी एम्प्लॉयज को कॉम्प्रिहेंसिव एचआर ट्रेनिंग देती है। आज हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कॉम्प्रिहेंसिव एचआर ट्रेनिंग देती है। एचआर ट्रेनिंग मतलब वो उसमें ये सिखाया जाता है हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आइडेंटिटी, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर इमेज। आपको कैसी इमेज बनानी है, कैसी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है,
किस प्रकार की वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, किस प्रकार की बिलीफ सिस्टम आपको डिस्प्ले करनी है, किस प्रकार की थिंकिंग डिस्प्ले करनी है। हम एक ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में हैं जिसमें कॉर्पोरेट कल्चर्स, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट कल्चर्स इमर्ज हो रहे। अब जैसे एक कंपनी है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस के कई कंट्रीज में ऑपरेशंस, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में ऑपरेशंस के बावजूद इन्फोसिस का एक सोचने का तरीका है, एक कॉमन वैल्यूज है, एक कॉमन बिलीफ सिस्टम है, एक कॉमन कल्चरल फ्रेमवर्क है, जो इन सारी कंट्रीज के बावजूद एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। तो अगर इन्फोसिस में किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, पहली बात तो रिक्रूटमेंट के टाइम एचआर ये देखेगा कि जिस एम्प्लॉय को वो रिक्रूट कर रहे हैं क्या वो इन्फोसिस के कल्चर में फिट हो पाए, और फिर उसको रिक्रूट कर लिया तो ये देखेंगे कि कैसे हम उसको इन्फोसिस के कल्चर के अनुसार ओरिएंट करें, कैसे हम इन्फोसिस के कल्चर में ढालें, जिससे वो एक इन्फोसिस आइडेंटिटी क्रिएट कर सके। उसकी उसकी ड्रेस, उसका पहनावा, उसका अपीयरेंस, उसकी बोली, उसकी वैल्यूज, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, सब कुछ इन्फोसिस की कॉमन आइडेंटिटी के अनुसार हो। तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनीज की रिक्वायरमेंट है। आज बड़ी कंपनियों का जमाना है। भारत में करीब 8 से 10 हजार बड़ी कंपनियां हैं, जो कोई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और अगर आप पूरी दुनिया की बात करते हैं तो करीब 2 से 3 लाख बड़ी कंपनियां हैं, और ये संख्या बढ़ रही है। मतलब जिस गति से कंपनियां आ रही हैं, हो सकता है अगले 10 साल बाद इन कंपनियों की संख्या 4-5 लाख तक हो जाए। अकेले भारत में 1-2 लाख कंपनियां हो जाएगी, जिस स्पीड से नई कंपनियां आ रही हैं। तो इससे प्रोफेशनल मैन पावर की तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोफेशनलिज्म की डिमांड बढ़ेगी, कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स तब्दील बदल जाएंगे। जॉब के लिए आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही यही होगी कि क्या आप एक ग्लोबल करियर के लिए तैयार हैं। अगर आज हम भारतीय लोगों की बात करें कि उनका स्वॉट एनालिसिस क्या है, स्वॉट एनालिसिस मतलब उनका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो क्या स्ट्रेंथ है भारतीय लोगों की, क्या वीकनेसेस है भारतीय लोगों की, क्या कमजोरियां हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके सामने, और क्या थ्रेट्स है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो भारतीय लोगों का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि चूंकि भारत खुद एक मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल और बहुत वाइड सोच रखने वाला देश। भारत की संस्कृति हमेशा से टॉलरेंस को, म्यूचुअल रेस्पेक्ट को बढ़ावा देती रही है, और इसके कारण भारत के लोग ग्लोबल कल्चर के लिए तुरंत तैयार होते हैं, अडैप्टेबल, they are ready to accept, they are ready to adapt, ready to change. Being ready to change is their biggest power, biggest strength. भारतीय लोगों की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो हमेशा रेडी टू चेंज है। आप एक भारतीय व्यक्ति को यूरोपियन एनवायरनमेंट में भेज सकते हो, अमेरिकन एनवायरनमेंट में भेज सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भेज सकते हो, अफ्रीका में भेज सकते हो, मिडिल ईस्ट में भेज सकते हो, गल्फ कंट्रीज में भेज सकते हो, अफगानिस्तान में भेज सकते हो। He is prepared for every situation. He is able to adapt, adjust, and prepare to adjust to any culture.
and therefore he is the best choice for multinational companies. तो एक ग्लोबल करियर के लिए जिस तरह का व्यक्ति चाहिए वो भारतीय लोगों में है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे क्या जिक्र किया कि भारत के लोग हर कल्चर का रिस्पेक्ट करना जानते हैं, हर संस्कृति का रिस्पेक्ट करना जानते हैं, डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करना जानते हैं, और इसी कारण से कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए उनसे अच्छी कोई चॉइस हो नहीं सकती। और दूसरी बात, स्ट्रेंथ में ही हम बात करें तो भारतीय लोग मैथमेटिकल फील्ड्स में, एनालिटिकल फील्ड्स में बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है उनकी एनालिटिकल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, मैथमेटिक्स से सीधा समझ डिसीजन मेकिंग पावर से। लेकिन वीकनेसेस हैं। अब जैसे एक बड़ी वीकनेस होती है लैंग्वेज हर्डल। हालांकि हम लोग बाकी कई कंट्रीज के कंपैरिजन में बेहतर हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिन लोगों की अंग्रेजी मातृभाषा है, आज यूरोपियन लोगों के लिए या ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए अंग्रेजी एक मदर टंग है। तो हम भारतीय लोगों के लिए अंग्रेजी मदर टंग नहीं है। हम भारतीय लोगों के लिए अंग्रेजी दूसरी भाषा है, सेकंड लैंग्वेज। और इसके कारण हम में से कई लोग इसके कारण थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते हैं। लेकिन वही बात जो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि हम लोग सीखने में बहुत अच्छे हैं। तो एक बिहार के व्यक्ति को भले अंग्रेजी नहीं आती, उसको आप 6 महीने इंग्लैंड रहने का मौका दे दो या 6 महीने के लिए अमेरिका में रहने का मौका दे दो, वो 6 महीने बाद लौटेगा तो वो खुद पूरी तरह से अंग्रेजी बोलने लग जाएगा, पूरी तरह से अंग्रेजी एक्सेंट में बोलने लग जाएगा, और जिन लोगों के साथ रहा था उनको पूरे बिहारी सिखा के आ जाएगा। तो भारतीय लोगों की ये स्ट्रेंथ है, वो भाषाएं सीखने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके मन में रिस्पेक्ट है, दूसरी कल्चर के प्रति रिस्पेक्ट है। आप दूसरी लैंग्वेज तभी सीख सकते हो ना जब आपके मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट है। अब आपके मन में रिस्पेक्ट ही नहीं है दूसरी लैंग्वेज के प्रति, दूसरी कल्चर के प्रति, तो आप उनकी लैंग्वेज कैसे सीखोगे? नहीं सीख पाओगे। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, स्ट्रेंथ है। वीकनेस भी है, वीकनेस भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज, एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन, ये एक बड़ी वीकनेस है आम भारतीय लोगों के लिए। लेकिन ये स्ट्रेंथ भी है क्योंकि हम लोग सीखने में बहुत तेज हैं, भाषाएं तुरंत सीख जाएंगे। तो अगर आपको कभी ग्लोबल करियर मिलता है, अपॉर्चुनिटी, आपको ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटी के तहत पोस्टिंग मिलती है, इंग्लैंड में पोस्टिंग मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में पोस्टिंग मिलती है, और आपको अंग्रेजी नहीं आती, तो कोई हेजिटेशन मत करिए, कोई डरिए मत, आप तो चल निकलिए। सिर्फ 3 महीने की बात है, 3 महीने में आप उनके जैसा बोलने लग जाएंगे, क्योंकि माहौल मिल जाएगा और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप तुरंत सीख सकते हैं। तो भाषा हालांकि एक वीकनेस है, लेकिन कोई बड़ी वीकनेस नहीं। अब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मैंने आपके सामने रिक्वेस्ट किया कि अभी पूरी दुनिया में 2-3 लाख कंपनियां हैं, और इन सभी कंपनियों को ऐसे डायरेक्टर्स की जरूरत है, ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स की जरूरत है, ऐसे सीईओस की जरूरत है, ऐसे सीएफओस की जरूरत है जो फाइनेंशियली लिटरेट हो। फाइनेंशियल लिटरेट मतलब जिनको बैलेंस शीट समझ में आती है, जिनको टीम बिल्डिंग समझ में आती है, लीडरशिप समझ में आती है, जिनको आईटी समझ में आती है, जिनको फ्यूचर में क्या होने वाला है वो थोड़ा बहुत समझ में आता है।
ऐसे व्यक्ति आप हैं। तो भले ही आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीईओ बनने के लिए जो बाकी चीजें हैं वो आप में है। सीईओ बनने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप में लीडरशिप स्किल है? क्या आपके अंदर विजन है? क्या आप ग्लोबल इवेंट्स को एनालाइज करके उसके बेस पे ट्रेंड निकाल सकते हैं, उस परिस्थिति को समझ सकते हैं? क्या आप इन सब चीजों को समझ करके उस कंपनी को मुसीबतों के दौर से निकाल करके एक सुंदर भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं? आप सीईओ के लिए एक ऐसे व्यक्ति को मत ढूंढो जो खाली अंग्रेजी में गटर गुम करना जानता हो। सीईओ के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो कंपनी को भयंकर मुसीबतों के दौर से निकाल के ऊंचाइयों पे ले जा सके, जिसमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो, विजन हो, जिसमें भविष्य की स्ट्रांग कल्पना हो, जिसमें स्ट्रांग लीडरशिप एबिलिटी हो, जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग एबिलिटी हो लोगों को टीम बिल्डिंग के द्वारा, इनोवेटिव स्किल्स के द्वारा, इनोवेटिव अप्रोच के द्वारा कंपनी को आगे तरक्की के रास्ते पर ले जा सके। तो आप लोग सीईओ के रोल के लिए, सीईओ या सीएफओ के रोल के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि आप ये चीजें जल्दी ही सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये गुण जन्मजात लेके नहीं आता, हमको सीखने पड़ते हैं ये सब चीजें। लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, टीम बिल्डिंग स्किल, इनोवेशन स्किल, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, विजन, ये सब चीजें किसी को जन्मजात नहीं मिलती, ये हमें सीखनी होती है। और आप ये चीजें जल्दी सीख सकते हैं। तो अगर आप ये जल्दी सीख सकते हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर इज योर्स। फ्यूचर इज योर्स, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास में दो चॉइसेस हैं, एक चॉइस आती है कि एक करीब करीब दिवालिया हो चुकी कंपनी का सीईओ बन जाओ, और दूसरी चॉइस है कि एक बहुत बड़ी कंपनी में छोटी सी पोस्ट के ऊपर जाकर के बैठ जाओ। तो आप कौन से चॉइस को अडॉप्ट करेंगे? कौन से रास्ते को अडॉप्ट करेंगे? एक बहुत बड़ी कंपनी में, एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में छोटी सी पोस्ट लेकर के आप बैठ गए, आपका क्या रोल होगा? किस तरह के का रोल प्ले कर पाएंगे? आपकी जो अद्भुत क्वालिटी है उसके बारे में कैसे पता लगेगा? क्या आप उस कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर पाएंगे? उसकी जगह मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक खस्ता हाल, बंद हो रही, दिवालिया हो रही कंपनी के सीईओ बन जाओ। सीईओ बन जाओ। आप में वो क्षमता है कि आप उस कंपनी को टर्न अराउंड कर सकते हैं। टर्न अराउंड नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप तो सीईओ हो उस कंपनी के। कंपनी चली गई तो कोई बात नहीं, आपके बायोडाटा में ये तो जुड़ेगा कि आई वर्कड एज सीईओ ऑफ अ कंपनी, I tried to revive the company. I tried to revive the company. Could not succeed. No problem. एक बायोडेटा का वैल्यू बढ़ेगा, और रिवाइव हो गई तो अगर उस खस्ता हाल होती कंपनी को रिवाइव कर दिया आपने, तो फिर तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सोचिए आप। और ये खुशी की बात है कि दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां हैं जो खस्ता हाल है, दिवालिया की कगार पर है, बंद होने की कगार पर है। ऐसी कंपनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जब इतनी बड़ी संख्या है इन कंपनियों की, और आपके जैसा व्यक्ति इनको मिल सके, तो पूरे, देखिए,
एक कंपनी खस्ताहाल क्यों होती है, एक कंपनी घाटे में क्यों जाती है? सिंपल सी बात है, उसके कर्मचारियों में डिसिप्लिन नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, डायनामिज्म नहीं है, मार्केट ओरिएंटेशन नहीं है, कस्टमर सेंट्रिक नहीं है। बस यही बातें हैं। आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी देख लो, हर जगह आपको कंपनियां, बंद हो रही कंपनियां मिलेगी, दिवालिया कंपनियां मिलेगी, और उन सब में यही बातें नजर आएंगी। देखिए ना, सत्यम कंपनी कितनी शानदार कंपनी थी, दिवालिया हो गई। एक टाइम उसका शेयर कितना महंगा था, 5,000 रुपए का एक शेयर, और फिर दिवालिया हो गई तो यही 17, 18, 20 रुपए पे आ गया। कुछ दिन के लिए आए पर आ गया। इतनी शानदार कंपनी क्यों दिवालिया हुई, जो मैंने आपके सामने अभी जिक्र की। लोगों में इंटेग्रिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं, लोगों के अंदर कमिटमेंट नहीं है, लोगों के अंदर सिंसेरिटी नहीं है, मार्केट ड्रिवन नहीं, कस्टमर सेंट्रिक नहीं, यही बातें, और नतीजा क्या निकला, सत्यम दिवालिया। तो इस तरह आप देखते हैं, ये सत्यम की खबर तो अखबारों में आई। सत्यम के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियां हैं, और उन कंपनियों की खबर भी नहीं आती, लेकिन वो दिवालिया के कगार पर, दिवालिया को निकलने वाला है। उनके मालिक चाह के भी उन कंपनियों को सुधार नहीं सकते, क्योंकि उनके मालिक खुद अपने आप को नहीं सुधारते। अपने आप को नहीं सुधारते तो कंपनी को कहां से सुधारेंगे? वो न ईमानदार बनना चाहते हैं, न ईमानदारी से जीना चाहते हैं, तो आप सोचिए उनकी कंपनी कैसे महान बनेगी। वो खुद महान है नहीं तो अपनी कंपनी को महान कैसे बनाएंगे? आप सोचिए, अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हैं तो एक आदर्श व्यक्ति होने चाहिए ना। भाई आज उस कंपनी में अगर 2,000 लोग काम कर रहे हैं या 20,000 लोग काम कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए आप एक आदर्श व्यक्ति होंगे। लेकिन आप आदर्श जैसे हैं ही नहीं, और आदर्श जैसे बनना भी नहीं चाहते, तो फिर आप खुद सोचिए वो कंपनी कैसे सुधरेगी, उस कंपनी के लोग कैसे उस कंपनी को सुधारेंगे? इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। आप जिधर नजर दौड़ाएंगे ना, वहां आपको खस्ताहाल कंपनियां मिल जाएंगी। सोचिए, इन खस्ताहाल कंपनियों को कैसा व्यक्ति चाहिए आपके जैसे? इन खस्ताहाल कंपनियों को कैसा व्यक्ति चाहिए? बिल्कुल आपके जैसा व्यक्ति, सही है। एक बेहतरीन इंसान चाहिए। आप में जो चीजें हैं, आप में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, सबसे बड़ी बात है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, लीडरशिप एबिलिटी, टीम बिल्डिंग स्किल, ability to motivate others, ability to communicate with others, ability to give a strategic vision to a company. ये जो चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चीजें जो आपके पास है, इनका इस्तेमाल कर सकते हो, और खस्ताहाल कंपनियों को वापस जबरदस्त शानदार कंपनियों में बदल सकते हो। और जब आप उन कंपनियों को शानदार कंपनियों के रूप में बदल दोगे, तो क्या होगा? आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। देखिए, आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत ये है कि एक हजारों वर्षों की संस्कृति जो होती है, वो नजर नहीं आती, अदृश्य होती है, लेकिन वो आपको इतनी मजबूत जड़ें देती है, इतनी मजबूत जड़ें देती है। जड़ों से मतलब ये समझिए आप,
यहाँ जड़ों से मतलब है वैल्यू सिस्टम, जो आपको नजर नहीं आता, लेकिन ये जो मजबूत वैल्यूज हैं उसके कारण आपको इतनी बड़ी ताकत मिली है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, कभी किसी पेड़ को देखिए, कभी उस पेड़ की जड़ें आपको नजर आएगी क्या? नहीं नजर आएगी, लेकिन वो जड़ें तय करेगी कि वो पेड़ कितना ऊंचा जाएगा, पेड़ कितना मजबूत रहेगा, वो पेड़ तूफानों को कैसे झेलेगा, वो पेड़ कितना अडिग रहेगा, वो पेड़ भयंकर तूफान में भी अडिग खड़ा है। तो ये आपकी जो जड़ें हैं वो नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जड़ें वो हैं जो हजारों वर्षों की पीढ़ी से एक सांस्कृतिक परिवेश के रूप में आपको मिली, जो आपको नजर नहीं आ रही और आपको पता भी नहीं, और पता भी नहीं चलेगा। तो कभी बाई चांस आप किसी ऐसे माहौल में गए तब आपको लगा कि अरे शुक्रिया मेरी संस्कृति का जिसने मुझे इतने मजबूत संस्कार दिए, क्योंकि ये बातें आपको नजर नहीं आती। दुनिया की सबसे शानदार चीजें अदृश्य हैं, नजर नहीं आती। आप नेल्सन मंडेला के चेहरे को देख करके ये कल्पना नहीं कर सकते कि नेल्सन मंडेला इतना स्ट्रांग था, अंदर से इतना स्ट्रांग था। अपनी आधी जिंदगी उसने जेल में बिता दी, आधी जिंदगी, 90 साल 94 साल के करीब उसकी उम्र रही, और उसकी आधी जिंदगी उसने जेल में बिता दी। कितने कष्ट सहे, हम सोच भी नहीं सकते, इतने भयंकर कष्ट सहे, लेकिन एक बार भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मारने वालों ने उस कसर नहीं रखी, जम के उसको मारा, जम के उसको यातनाएं दी, जम के उसको यातनाएं दी कि तू छोड़ दे, ये जो मांग तू कर रहा है वो छोड़ दे। उसकी क्या मांग थी? उसकी मांग थी कि ये नस्ल भेद खत्म करो। इंसान इंसान के बीच गोरे काले का जो आप भेद करते हो, ये भेद नस्ल भेद खत्म। लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि कितनी भी आंधियां आई उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी आधी जिंदगी जेलों में बिताई उसने, और अल्टीमेटली नस्ल भेद को खत्म करवा दिया पूरी तरह से, डिगा नहीं। नस्ल भेद यानी अपार्थाइड पूरी तरह से दुनिया से खत्म। तो वो बहुत मजबूत जड़ों वाला व्यक्ति था, बहुत मजबूत। वो अदृश्य है, आप उसके चेहरे को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते। आप नेल्सन मंडेला की फोटो को देख करके अनुमान भी नहीं लगा सकते कि क्या इस व्यक्ति में इतनी ज्यादा इंटरनल स्ट्रेंथ है। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि दुनिया की 2 लाख से ज्यादा कंपनियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप उनके सीईओ या सीएफओ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप में जो है उस स्ट्रेंथ को आप हाईलाइट करिए, अपनी वीकनेस को हाईलाइट मत करिए। मुझे कई भारतीय लोगों पे बड़ा अफसोस आता है, जब वो इंटरव्यू में छूटते ही ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए उन्हें ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलनी आती है, जबकि वो लाख कोशिश करें। देखिए साहब, कॉपी तो कॉपी होती है, ओरिजिनलिटी का मुकाबला नहीं कर सकती। कॉपी कॉपी ही होती है, ओरिजिनलिटी का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं ब्रिटिश लोगों से अच्छी इंग्लिश कैसे बोलूंगा? लेकिन मेरी जो स्ट्रेंथ है उनको मैं हाईलाइट करूंगा। लैंग्वेज मेरी स्किल स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, ऑब्वियसली ये मेरी मदर टंग नहीं है, मैं ट्रांसलेट करके बोल रहा हूं। आप सोचिए, एक ब्रिटेन का रहने वाला व्यक्ति, एक अमेरिका का रहने वाला व्यक्ति मुझसे मेरी भाषा में बात करेगा तो उसको कितना कष्ट होगा। वो लाख कोशिश कर ले तो भी वो मुझसे बेहतर हिंदी नहीं बोल पाए। तो 10 साल 20 साल भारत में रह लेगा तो भी वो मुझसे बेहतर
हिंदी में अभिव्यक्ति नहीं सीख पाए। लेकिन यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी कमजोरी, अपनी वीकनेस को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? आप अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करो। आप में जो स्ट्रेंथ है उसको हाईलाइट करो। और आप में इतनी स्ट्रेंथ है लेकिन वो नजर नहीं आती। लैंग्वेज तो फिर नजर आ जाती है, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है वो नजर नहीं आती। लेकिन वो स्ट्रेंथ अगर दुनिया को नजर आई तो फिर आप सोचिए, यू आर अ प्राइसलेस जेम। आप अनमोल हीरे हैं। गूगल कंपनी ने सीईओ के रूप में पूरी दुनिया में ढूंढ करके सुंदर पिचाई को सीईओ बनाया। तो क्या सुंदर पिचाई के चेहरे को देख करके सीईओ बनाया? नहीं। क्या सुंदर पिचाई की डिग्री को देख के सीईओ बनाया? नहीं। क्या सुंदर पिचाई की अंग्रेजी को देख करके उसको सीईओ बनाया? नहीं। तो किस बात को देख के उसको सीईओ? अब ये आप सोचिए और आप इसका जवाब दीजिए। और ये बात आपके लिए जरूरी है सोचनी, क्योंकि जो स्ट्रेंथ सुंदर पिचाई में, वो स्ट्रेंथ आप में। सुंदर पिचाई के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो आपके अंदर भी है। आज सुंदर पिचाई की स्ट्रेंथ पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि वो अदृश्य है, वो स्ट्रेंथ अदृश्य है, वो नजर नहीं आती, लेकिन आज वो पूरी दुनिया देख रही है। क्या आपको नजर आता? नहीं आ रहा तो अपनी आंखों का इलाज करिए। नहीं नजर आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि अदृश्य क्वालिटी है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जो क्षमता आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है वो क्षमता आप में है, और वो छुपी हुई है। उस सुप्त व्यवस्था को, उस सुप्त क्वालिटी को अपने अंदर से बाहर प्रकाशित करें। जो क्वालिटी आपको दुनिया के सबसे बेहतर सीईओ के रूप में स्थापित कर सकती है, दुनिया की सबसे बेहतर सीएफओ के रूप में स्थापित कर सकती है, उस क्वालिटी को आप हाईलाइट करें। वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। क्या आप अपना रिज्यूमे, अपना बायोडेटा सुंदर पिचाई के बायोडेटा के पास रख के तुलना करोगे क्या? एक बार के लिए कोशिश तो करके देखो। एक बार के लिए सुंदर पिचाई का बायोडेटा निकालो, इंटरनेट से अपना बायोडेटा निकालो, कंपेयर करो। एक बार के लिए जो आपको बेहतरीन व्यक्ति लगे उसका बायोडेटा निकालो। अगर आपका सपना है एक स्टार्टअप शुरू करने का, एंटरप्रेन्योर शुरू करने का, एंटरप्रेन्योर बनने का, तो जो सबसे शानदार इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर आपको लगे, आपकी ही उम्र का, तो सारे एंटरप्रेन्योर आपकी ही उम्र के। जमाना इतना बदला है पूछो मत। और मेरी उम्र के लोगों के साथ तो भयंकर चोट, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, आपकी उम्र में थे, तो हमें ये कहा गया कि जिस दिन आपके बाल सफेद होंगे ना, उस दिन आप किसी कंपनी के सीईओ बनोगे, या मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे, या नीति निर्माता बनोगे। आवाज बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन अब जब बाल हमारे सफेद हुए, जब हमारे बाल सफेद हुए, तो हमें कहा गया कि नहीं नहीं, आज के समय वो व्यक्ति सीईओ बनेंगे, या मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे, या नीति निर्माता बनेंगे जो बिल्कुल फ्रेश हैं, 20 से 25 साल, 20 से 30 साल, जो बिल्कुल नया सोचते हैं, जो बिल्कुल इनोवेटिव हैं। हमारे साथ तो धोखा हो गया। जब आपकी उम्र में थे तो सपने देखते रह गए, और जब बाल सफेद हुए तो पता लगा जमाना ही गुजर गया, हमको धोखा दे गया।
लेकिन आप लोग, यू आर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। ये कहावत है अंग्रेजी, यू आर बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी आप गोल्डन समय में, आपका बिल्कुल सही समय, गोल्डन समय में आप एंट्री कर रहे हैं, गोल्डन समय में आप एंट्री कर रहे हैं, गोल्डन टाइम में आप एंट्री कर रहे हैं, और बिल्कुल आपके लिए ही सारा माहौल पॉजिटिव है। ये जो 18 से 25 साल के युवा हैं, उनको मैं ये कह रहा हूं, यू आर मेकिंग अ गोल्डन एंट्री। स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, पलक बिछाए बैठी दुनिया, स्वागत है श्रीमान। उठ खड़े हुओ, उठाओ अपनी पेन, चला दो दुनिया के ऊपर, जो भी लिखना चाहो लिख डालो, हस्ताक्षर आपके होंगे जमाने पर, और पूरी दुनिया नतमस्तक होगी आपके आगे। उठो खड़े हुओ और ले लो कमान हाथ में, लिख डालो इस जमाने पर कुछ ऐसी तकरीरें कि फिर ये जमाना फिर दोबारा ये न रहे, कुछ बदल जाए, कुछ अलग हो जाए, कुछ आपके सपनों जैसा हो जाए। तो दोस्तों, ये जमाना आप लोगों का है, और आप पीछे हट रहे हो। बड़ा अफसोस होता है, अखबार उठाते हैं, पता लगता है 22 साल के युवा ने आत्महत्या कर ली। अगला पेज खोलते हैं, 22 साल के युवा को हार्ट अटैक आ गया। अगला पेज खोलते हैं, 22 साल के युवा घर से भाग गया। ये कहानियां हैं अखबारों में जो छाई, और काश मेरा बस चलता, एक बार मैं उस युवा से मिल लेता, वो भविष्य का सीईओ बन जाता, उसको प्रकृति ने, ईश्वर ने इतनी श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं के बीच भेजा, और वो सुसाइड करके बैठ गया। दुनिया में इतनी बेहतरीन संस्कृति है भारत की, इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं भारत की, और लोग, ये 22 साल के युवा अपना घर छोड़ के भाग। दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है भारत। सुबह सुबह का सूर्य देखिए, कितना खूबसूरत सूर्य होता है, इतनी खूबसूरत व्यवस्थाएं हैं। भारतीय संस्कृति कहती है सुबह सूर्योदय से पहले उठो, तैयार हो, और सूर्य को जल अर्पित करो, सूर्य को प्रणाम करो, फिर योग, ध्यान, अध्यात्म, फिर कोई और बात। और अगर ये सब वो करता है तो आत्महत्या की सोच नहीं सकता, हार्ट अटैक उसको आ नहीं सकता, घर से भागने की वो सोच नहीं सकता। लेकिन अफसोस, हमारी युवा पीढ़ी हमारे इस अद्भुत खजाने को छोड़ रही है। आप तो नहीं छोड़ रहे हो। कहीं मैं आपसे पूछूं, योग आता है, ध्यान आता है, आसन आता है, सूर्य नमस्कार करते हो, सुबह सुबह सूर्योदय होता है उसको जल अर्पित करते हो, तो ना मत बोलना, क्योंकि ये आपकी विरासत है और आपको ही इसको सहेजना है। ना मत बोल देना। हमारे देश की ये अद्भुत विरासत आप लोगों को आगे बढ़ानी है। ये बात सही है, आज समय आप लोगों का है। ये बात सही है, आज आप लोगों की दुनिया है। लेकिन ये भी बात सही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना। जंगल में का बेसिक नियम क्या होता है? जंगल का क्या, ये प्रकृति का नियम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये प्रकृति का नियम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यू आर द फिटेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर रिस्पेक्टेड।
यू आर द बेस्ट, लेकिन आप डिस्प्ले ही नहीं करना चाहते हैं, आप पीछे हट जाते हैं, आप आगे ही नहीं आना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा? मैं कई युवाओं को जानता हूं, इंटरव्यू छोड़ आते हैं। क्यों छोड़ा इंटरव्यू? अरे वो कह रहे थे अफ्रीका में पोस्टिंग हो। तो क्या हुआ? नहीं नहीं, अफ्रीका में नहीं जाता। क्यों? कोई जिंदगी भर के लिए अफ्रीका भेज रहे हैं? कोई काला पानी में भेज रहे हैं? कोई अंडमान निकोबार में भेज रहे हैं हमेशा के लिए? नहीं, आपको बाकायदा सम्मान के साथ में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में वो कंपनी भेज रही है अफ्रीका। जाओ, सीखो, अपनी स्किल्स को और डेवलप करो, अपनी एक्सपर्टीज को और डेवलप करो। अफ्रीका में कल्चर आपको पसंद नहीं, संस्कृति आपको पसंद नहीं, या क्या पसंद नहीं, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, कहाँ दिक्कत है? ये जो उम्र है आपकी, यही तो उम्र है एडवेंचर। आप एडवेंचर से घबराते, आप जिम्मेदारी से घबराओगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराओगे, आप रिस्क लेने से घबराओगे, फिर आपका यौवन कैसा यौवन? यही तो यौवन की विशेषता है, यही तो यूथ की विशेषताएं होती है। यूथ मीन्स, भाई अगर कोई कहे कि मैं यूथ हूं, आई रिप्रेजेंट यूथ, मीन्स youth is somebody who is adventurous, somebody who is positive, who is innovative, who is risk taker, who is willing to innovate, who is willing to learn, adapt, who is full of energy, who is full of enthusiasm. तो यही तो यूथ होता है। यूथ है अगर, अपॉर्चुनिटीज का क्या? अरे म्यूजिक बंद करो जरा। अच्छा अच्छा, हो गया बस, हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो हम जीवन को एक नया दृष्टिकोण, अपने जीवन को अगर हम एक नया दृष्टिकोण दें, अपनी एनालिसिस, इंट्रोस्पेक्शन बड़ी चीज है, हम सबको करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्ममूल्यांकन, अपनी एनालिसिस, खुद ही एनालिसिस। मैं कैसा, मेरी में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है मेरे, क्या थ्रेट है। अपनी अंतर यात्रा, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना, अपनी एनालिसिस, अपने आप की विश्लेषण, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं। अभी तो सबसे ज्यादा सुसाइड यंग जनरेशन के लोग कर रहे हैं, और उसका बड़ा कारण क्या? वो सिर्फ नेगेटिव थॉट से अपने आप को कोसते रहते हैं। आईआईटी की तैयारी करने के लिए जाते हैं, टॉप रैंक नहीं आ पाते, पहले उम्मीद करके जाते हैं कि वो ऑल इंडिया रैंक लाएंगे, पीछे आ जाते हैं और अगले दिन सुसाइड। बहुत बड़ी संख्या है ऐसे युवाओं की। वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, वो तो अपने आप को कोसते हैं। मैं आपको अपने आप को कोसने के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं। भाई आप अपने आप से कैसे कम्युनिकेट करते हो, वो ये तय करेगा कि आप भविष्य में कैसे बनोगे। आप अपने आप से कैसी बात करते हैं, आपकी अपने आप से जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसका ट्रांसक्रिप्ट क्या है, मुझे तो ये बताओ। आप अपने आप को कोसोगे, आप खुद सोचो कैसे तरक्की, और अपने आप को आप मोटिवेट करते हो, अपने आप से कम्युनिकेट करते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो, अपने आप को इंस्पायर करते हो, आप तरक्की करते हो। हम भारतीय लोगों के पास में अनेक अचूक शक्तियां हैं जो आपको जबरदस्त मोटिवेशन दे सकती है।
जैसे ओमकार, कुछ नहीं करना, कमरा बंद करके सिर्फ शांति से ओम का उच्चारण करना है बस, और उस ओम में अपने आप को एकाकार कर लेना है। इतनी शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, अद्भुत शांति मिलेगी आपको, अद्भुत एकाग्रता मिलेगी आपको। हो सकता है शुरू में आपको आदत बनाने में थोड़ा समय लगे, फिर आपकी अगर ये आदत बन गई, आप नियमित रूप से काम करते रहिए और अपने आप को शांत और रिलैक्स्ड बना के रखिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए, तनाव तो जीवन की सच्चाई है। कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा बोले तो उसे बोलिए नहीं, ये कोई सच्चाई नहीं। तनाव में नहीं रहना, हमें तनाव में नहीं रहना, चिंता में नहीं रहना, परेशानियों में नहीं रहना। हम खुशियों के साथ में जीने के लिए आए, खुशियों के साथ जीना। जो तनाव के कारण हैं उनका निवारण कर सकते हो आप। समस्याएं सबसे ज्यादा इस कारण होती है, आपकी एक्सपेक्टेशन है ये, रियलिटी है ये, दोनों में गैप बहुत है। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचे कर दीजिए, मार्केट रियलिटी के पास हो जाएंगे, बिल्कुल जरा सा गैप। फिर तनाव किस बात का, चिंता किस बात की, किस बात को लेकर के परेशान। आज के हर दूसरे युवा को मैं देखता हूं, उसको सिगरेट का, शराब का, जुए का नशा है। क्यों है? अब उनसे पूछते हैं, अरे तुम इस उम्र में सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हो, युवा व्यक्ति हो, क्यों ऐसा? बोलता है सब क्या करे, तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, उसको दूर करने के लिए हम भारतीय दर्शन को अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं, वो अडॉप्ट करो। सुबह योगासन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सूर्य नमस्कार करो, सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित करो, तनाव है। वो आप नहीं करेंगे, सिगरेट का इस्तेमाल करेंगे, ये दुनिया भर की गलत चीजें हैं, इसमें आप पड़ जाएंगे, आप अपना भविष्य, आप सही रास्ते पे चल निकले, जल्दी ही किसी कंपनी के सीईओ बन जाओ। और फिसल गए तो पता ही नहीं चलेगा, आप की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ये गारंटी है। बस आपको इतना सही करना है कि ध्यान से चलना है, गिरना नहीं। बस आप गिर जाओगे तो मिट जाओगे, और नहीं गिरे, ठीक है, चलते रहे तो ये वक्त आपका स्वागत करेगा। हो सकता है कभी असफलता मिल जाए, हो सकता है कभी आपको फेलियर का स्वाद चखना पड़ जाए, तो उसको भी एक ट्रेनिंग का पार्ट मानिए, प्रशिक्षण का पार्ट मानिए कि मुझे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग मिली, उसमें एक ट्रेनिंग ये भी थी कि कभी असफलता का स्वाद। ये जीवन की ट्रेनिंग है अलग अलग तरह की। लेकिन अगर आप चलते रहे, सही दिशा में चलते रहे, दिशा इंपॉर्टेंट, जाना है पूरब की तरफ, आपने पश्चिम का रास्ता पकड़ लिया, फिर आप मुझे बोलो कि अरे आप तो कह रहे थे कि मैं सीईओ बनूंगा, मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ये क्या हो गया? तो हो क्या गया? जाना था पूर्व में, आप पश्चिम की तरफ निकल लिए ना। तो दिशा सही पकड़ी, दिशा सही है, चलते रहिए बस।
कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन चलते रहिए, गिरिएगा मत। ये जीवन आपके लिए स्वर्ण अक्षरों में भविष्य लिख करके गारंटी दे सकता है। आपका गारंटीड आउटस्टैंडिंग फ्यूचर है, लेकिन उसके लिए आपका खुद का रहना तो जरूरी है। यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, जो युवा पीढ़ी है उसकी सबसे बड़ी समस्या तो ये हो रही है कि इस युवा पीढ़ी ने हमारी सांस्कृतिक विरासत छोड़ दी, जड़ें छोड़ दी, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। We have to, देखिए, जड़ों के बिना पेड़ नहीं हो सकते, जीवन मूल्यों के बिना इंसान नहीं हो सकता। कोई पेड़ जड़ के बिना हो सकता है? नहीं हो सकता। जीवन मूल्यों के बिना इंसान हो सकता है? हम भारतीय लोग हैं, हमारे जीवन मूल्य ही हमारी पहचान है। हम अपने जीवन मूल्य छोड़ देंगे, भले ही हमें अंग्रेजी आ जाए, लाख आ जाए, लेकिन अगर हम अपनी जड़ों से अलग हो गए, अपने जीवन मूल्यों से अलग हो गए, हमारी पहचान क्या बची? हमारी पहचान खत्म हो गई, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं बची। आज कंपनीज रिक्रूट करती है तो वो इस बात पर बहुत जोर देती है। कंपनीज रिक्रूट करती है, आपकी डिग्री एक तरफ, उस तरफ तो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे डिग्रीधारी तो बैठे हैं रिक्रूटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस दिया जाता है, अटेंशन किस बात पर दी जाती है? आप सोचो, बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी बात होती है? आपके एथिक्स, आपके इथॉस, आपके वैल्यूज, आपका इमोशनल मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, वही सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, वही सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है रिक्रूटमेंट के टाइम। आप भी अगर किसी कंपनी के रिक्रूटमेंट पोस्ट पैनल में होंगे, एचआर एग्जीक्यूटिव होंगे और एम्प्लॉयज का रिक्रूट कर रहे होंगे, तो इन्हीं बातों पर सबसे ज्यादा जोर आपको। Therefore, pay your 100% attention on these points. इन बातों पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए, और इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं दुनिया के सबसे ब्राइटेस्ट लोगों के सामने, आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, लेकिन दुनिया को ब्रिलियंट लोगों की नहीं, दुनिया कमिटेड लोगों की जरूरत है। दुनिया को कमिटेड लोगों की जरूरत है, फोकस्ड लोगों की जरूरत है। आप वो बन सकते हो ना आपसे, बस आप हो ऑलरेडी, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द वर्ल्ड। बस यू कंटिन्यू ऑन योर जर्नी। वर्ल्ड विल गिव यू ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज खूब आएगी, तो इंतजार करिए। देखिए, पता ही नहीं चलता वक्त का। किसी दिन आप बैठे हैं, आपके पास फोन आ रहा है, हमारी कंपनी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा रही है, जरा आप ज्वाइन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। फिर किसी दिन फोन आ रहा है आपके पास ऐसे, अरे हमारी कंपनी एक टीम बिल्डिंग वर्कशॉप कर रही है, क्या आप ज्वाइन करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मतलब आपको पता ही नहीं चलता ये प्रकृति कैसे काम करती है, ये अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, क्योंकि आपको आगे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, और उनके लिए जो तैयारी चाहिए
वो तैयारी इस तरह अनायास होती रहती है और एक दिन आप वो काम कर डालते हो जो आपने कभी सपने में सोचा था। आज वो काम करने के लिए आप तैयार नहीं हो, लेकिन सपने तो देख सकते हो। आज आप सपने देखो, उन सपनों को इत्मीनान से, पूरे विश्वास से देखो, उन सपनों को अपने अंतर्मन तक पहुंचने दो, अपने मन को टच करने दो, अपने मन को छूने दो, अपने अंतर्मन को टच करने दो। फिर ये सपने अपने विकसित स्वरूप में आएंगे, पता ही नहीं चलेगा। कभी आप अनायासी लीडरशिप ट्रेनिंग ले लोगे, कभी अनायासी टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग ले लोगे, कभी अनायासी कोई और चीज सीख लोगे। जो आपकी कमियां हैं वो धीरे धीरे आप खुद ही दूर कर दो और फिर एक दिन उस पोस्ट पे होंगे, उस मुकाम पे होंगे, उस मंजिल पे होंगे जो कभी आपको मुश्किल लग रही थी। और फिर आपको लगेगा ये तो सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, पता ही नहीं चला। ये आसान इसलिए हुआ क्योंकि आपका अंतर्मन, आपका अचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर छिपा परमात्मा ये सब कर रहा है और आपको पता ही नहीं चला। ये सब यूं हो जाता है और आप देखते रह जाते हो। आप तैयार हो जाओ एक सुनहरे भविष्य के लिए। जी खोल के सपने देखो, जी खोल के, दिल खोल करके एक बेहतर भविष्य के सपने देखो। नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड यू आर गोइंग टू डू इट। गो अहेड एंड कैप्चर द वर्ल्ड। दुनिया आपके लिए है। आपका स्वर्णिम काल शुरू होने वाला है। बस डटे रहो, डटे रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, रुकना नहीं। जमाना आपका है और डेफिनेटली